हेलो। हेलो। देखिए आपका आईपीसी में आज आपका भाई आईपीसी बता दिया जाए। जो लोग मैंने बाद में आए हैं, आज केवल आईपीसी चलेगी कुछ कारणों से। एविडेंस आपका कल चलेगा। यानी कि आज केवल और केवल आपका आईपीसी चलेगी। और कल का जो लेक्चर बताया गया था उसको हम फिर 2-4 मिनट दोहराएंगे। प्रयास ये किया जाए कि जो पिछले लेक्चर बताए जाते हैं कम से कम उसको एक बार दोहराया जाए। और आईपीसी आपका फिर बताया जाए। यूपीजे में 50 नंबर मेंस में आएगा। यूपीजे के प्री में 15 क्वेश्चन आएंगे। यूपी एपीओ में 35 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 100 में 35 नंबर का क्वेश्चन केवल आईपीसी से आएगा। उत्तराखंड एपीओ में भी 100 क्वेश्चन में 35 क्वेश्चन आपका जो आएगा वह आपका आईपीसी से ही आएगा। तो यानी कि आईपीसी आपका काफ़ी चीज़ें कवर करेंगी, इसमें शक नहीं है। आपका नीट में भी क्वेश्चन आएगा। जो लोग एलएलएम दे रहे हैं उनको भी कुछ लाभ हो जाएगा भाई, प्रवेश परीक्षा। और आपका आइए जो कल बताया गया था फिर एक बार हम दोहरा देते हैं और तब आईपीसी का निर्माण बताया जाए। देखिए कल हमने एक सामान्य बात बताई थी और वह जो सामान्य बात ये थी कि आईपीसी या इंडियन पेनल कोड या ताजे रते हिंद कहिए या भारतीय दंड संहिता कहिए, आपका ये इसका निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया था। और 1860 में, यानी कि 1860 में। तो पहला क्वेश्चन हमने कंसेप्चुअल उठाया था कि आखिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून को वर्तमान समय में भारत में इनफोर्स रहने, प्रवृत्त रहने, लागू रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है। यानी कि क्या कहीं संविधान में ये बात कही गई है कि जो अंग्रेज कानून बनाकर चले गए आज भी वह भारत में लागू रहेगा। तो एक आर्टिकल हमने बताया था 372 कि जब तक कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून समाप्त न कर दिया गया हो, रिपील न कर दिया गया हो, तब तक वह भारत में इनफोर्स रहेगा, बना रहेगा, लागू रहेगा। अर्थात आईपीसी इस आईपीसी अब आईपीसी को भारत में वर्तमान में इनफोर्स बने रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पूछे, संवैधानिक आधार पूछे, तो आर्टिकल 372 मार्क कराइएगा। अन्य कानूनों पर भी यही नियम अपनाइएगा, चाहे वह कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वह एविडेंस हो, चाहे टीपीए हो। सबका जितने कानून है पुराने, सबका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस केवल एक आर्टिकल है, वह है 372। इसके बाद आपका आईपीसी का एक इतिहास देखा जाता है कि आईपीसी का निर्माण कैसे हुआ, यानी कि आईपीसी कैसे बनाई गई। और जो इतिहास हम बताते हैं निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन आपका वहाँ से भी बनता है। आइए भाई, बैठे क्यों लेट हो गया? 10:30 बजे कहा गया था भाई।
देखिए, चलिए बैठिए, जल्दी बैठिए, शुरू किया जाए। पानी उनी लाए हैं ना आँख वाँख धुलने के लिए? हाँ हाँ हाँ। सुबह लाया करिए, और आँख जब नींद और लगे तो मैं उपाय बता रहा हूँ उसका। जैसे कि बोतल का पानी निकालिए, एक बूंद इस आँख पर, जैसे सुरमा लगाया जाता है, और एक बूंद इस आँख पर, तो नींद जो है थोड़ा कम हो जाएगी। अब सोइएगा ना 1.25 घंटा। अब आईपीसी शुरू हो रही है, अब ये न कहेगा कि नहीं समझ में आया, एकदम शुरुआती दौर से चल रहा है। अभी शुरू नहीं हुआ, अब शुरू होने वाला, अभी पुराना कल का बताया जा रहा था। देखिए, अब आपका जो नया हमें शुरू करना है, वह आपका शुरू करना है आईपीसी का इतिहास। देखिए, जब भी किसी का हिस्ट्री पढ़िए या इतिहास पढ़िए, तो इतिहास में आपको क्या क्या जानना पड़ता है, ये पहले देखा जाए। देखिए, जहाँ तक आईपीसी के इतिहास की बात है, जब आईपीसी का इतिहास पढ़िएगा, तो सबसे पहले हम प्राचीन काल का नियम बताएंगे भारत में। फिर आपका मध्यकाल का, मिडिल एज का बताया जाएगा। फिर आपका अंग्रेजों का काल आ जाएगा, अंग्रेजों का काल। और फिर आप हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और फिर कौन सा काल? तो हमारा काल, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद का काल। देखिए, कह करके आपका ये समझना है, कंपटीशन में नहीं आता, ये सब समझाने के लिए बताया जाता है। तो सबसे पहले हम एंशियंट या प्राचीन काल में देखते हैं। अगर हम प्राचीन काल में भारत में देखें, तो भारत में हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार दंड दिया जाता था। कुछ मामलों में आपका सजा दी जाती थी, और कुछ मामलों में कंपसेशन दिलवाया जाता था, यानी कि मुआवजा दिलवाया जाता था। लेकिन किस मामले में सजा दी जाए, किस मामले में मुआवजा केवल दिलवाया जाए, ये क्लियर कट आपका बंटवारा नहीं था। यानी कि दोनों, यानी कि अपराध और अपकृत्य दोनों प्राचीन काल में मिक्स थे। लेकिन भारतीय धर्म ग्रंथों में, हिंदू धर्म ग्रंथों में जो दंड के प्रावधान थे, वो उस प्रावधानों के अनुसार ही किसी व्यक्ति को सजा दी जाती थी। आपका तत्पश्चात चलते चलते मध्यकाल आता है, और मध्यकाल में भारत में आपका मुस्लिमों का शासन स्थापित होता है। अब समस्या बढ़ गई, तो ऐसी दशा में आपका हिंदू हिंदू भी द्वारा शासित होने लगा, और मुस्लिम मुस्लिम भी द्वारा शासित होने लगा। और मुस्लिमों ने अलग से अपना न्यायाधीश नियुक्त किया, जिसे काजी कहा जाता है। यानी कि मुस्लिम विधि में जो न्यायाधीश होता है, उसे काजी कहा जाता है। काजी का मतलब कि जो सिविल जज होता है, उसके बराबर पावर रखता है। जब वर्तमान में याद रखिए, जो काजी साहब को अधिकार था, वे सारे अधिकार वर्तमान में हमारे जिला न्यायाधीश को सौंप दिया गया है, यानी कि डीजे को। भाई याद रखिए, जो जिले का सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है, जिला न्यायाधीश, वह काजी के भी राइट रखता है। यानी कि जो काजी का अधिकार था, वह वर्तमान में किसको सौंप दिया गया है? जिला न्यायाधीश का। मध्यकाल में आते आते आपका जो कुरान में, आपका हदीस या आपका सुन्ना में, जो इजमा में और कयास में, यानी कि मुस्लिम विधि के 4 प्रधान स्रोत हैं, कुरान, सुन्ना, इजमा, कयास। इनमें जो दंड के प्रावधान थे, उन प्रावधानों के तहत धीरे धीरे दंडित लोगों को किया जाने लगा। समस्या आपका गंभीर इसलिए आ गई कि चूंकि हिंदू और मुस्लिम, तो कौन सा दंड दिया जाए, कौन सा कानून लागू किया जाए, बार बार ये विवाद होता था। इसको करंट में भी हमें जोड़कर चलना है,
वह अफगानिस्तान में जोड़कर चलना है। जो आपका प्राचीन काल में जो दंड के प्रावधान अरब समाज में आपका रखे गए थे, तमाम मुस्लिम सभ्य देशों ने उसको चेंज किया और आपका उसमें कुछ बदलाव लाया। लेकिन जब अफगानिस्तान में भी बदलाव आया था, लेकिन जब तालिबान ने वहां सत्ता संभाली तो फिर वहीं पुराने दंडों का जो स्वरूप था फिर से लागू करना शुरू कर दिया है। यानी कि वो चाह रहे हैं कि जो प्राचीन काल में नियम थे आज का समाज भी उसी नियम से चले। क्योंकि भाई विश्व प्रगति कर चुका है, उस समय स्थितियां दूसरी थी, आज स्थितियां दूसरी हैं और समाज में परिवर्तन के साथ साथ कानून में भी बदलाव होता रहता है। अतः ऐसी दशा में इसीलिए ज़्यादा लोग उनके द्वारा दिए गए दंडों का आपका आलोचना कर रहे हैं। ये नहीं है कि ऐसा दंड और जगह नहीं है, आपका सऊदी अरब से लेकर तमाम देशों में है कि जो जुर्म करेगा और ऐसी दशा में उसे बीच चौराहे पर पत्थर मारा जाएगा या फांसी पर लटकाया जाएगा। लेकिन ये भी सही बात है, एक भी वीडियो तालिबान का आ रहा है तो पूरा विश्व उस पर अटैक कर रहा है, अन्य देशों के बारे में कुछ नहीं बोलता। ये अलग बात है। यानी कि दूसरा ये है आपका, यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन ये है कि आपका अफगानिस्तान में पुनः जो पुराने दंड के प्रावधान थे वे लागू किए जा रहे हैं। जैसे कि चोरी करने पर हाथ काट लिया जाए, आपका अपराध देशद्रोह या इत्यादि करने पर गोली मार दिया जाए, सिर काट लिया जाए या पत्थर से मारा जाए, कोड़े से मारा जाए और शव को चौराहे पर लटकाया जाए, ताकि एक दृष्टांत पैदा हो कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका हश्र वही होगा जिस जैसा इस व्यक्ति का हुआ है। आपका मध्यकाल आया, फिर अंग्रेजों का काल आया और जब अंग्रेज भारत पर सत्ता पर काबिज हो गए तो धीरे धीरे उन्होंने भारतीय कानूनों में सुधार करना शुरू किया। छोटे छोटे राज्यों ने छोटी छोटी संहिताएं बनाई। आपका बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास में अलग अलग छोटे छोटे कानून का निर्माण हुआ, लेकिन वह केवल उसी राज्य या शहर के लिए था। लेकिन जब अंग्रेज पूरी तरह लगभग सत्ता पर काबिज हो गए भारत के ज़्यादातर शहरों पर, तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि एक ऐसा आपराधिक कानून को देखा और देखा कि मुस्लिम विध के नियम अलग हैं, हिंदू विध के नियम अलग हैं और सुव्यवस्थित नहीं हैं। तो अतः एक ऐसा कानून बनाया जाए जो न तो मुस्लिम विध से शासित होता हो न ही हिंदू विध से, और नया कानून बनाया जाए। यानी कि अब हमें आईपीसी के निर्माण की दिशा में कार्य करना है। और देखिए आपका बंटवारा पहले हम कर दे रहे हैं और तब इसी बंटवारे को आपका हम एक एक करके डिटेल में पढ़ाएंगे। सबसे पहले सन हमें देखना है 1833, इसके बाद हमें देखना है 1834 देखना है, इसके बाद 1837 को देखना है, फिर आपका आपका 6 अक्टूबर 1860 को देखना है, फिर आपका जो देखना है 1 जनवरी नहीं, ये भी 1 मई 1861 को हम देखेंगे, फिर आपका 1 जनवरी 1862 को हम देखेंगे, फिर आपका जो देखना है आपका 1800 चार्टर एक्ट 1833 की धारा 40 देखना है और इसकी धारा 53 देखना है। फिर एक विधि आयोग बनाना है जिसके अध्यक्ष थे
लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। अभी हम बता रहे हैं इसको पूरा कहानी भाई। और इसमें 3 मेंबर बनाए गए और वह थे आपका मिलेट, एंडरसन और मैक्लियोड। देखिए भाई क्वेश्चन भी निकालते रहना है और देखिए हम कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ निकालेंगे और यूपीएचएस में, यूपीजे में और अन्य राज्यों में कैसा क्वेश्चन बना है। देखिए ध्यान से। चार्टर एक्ट, चार्टर मने विलेख और एक्ट मने अधिनियम, यानी कि ऐसा विलेख जारी होता था जिससे कानून बनाया जाता था। विलेख जारी होता था इंग्लैंड से, यहाँ प्रकाशित होता था और इंग्लैंड में बैठे लोग भारत के लिए क्या बनाते थे, कानून। तो चार्टर एक्ट 1833 से आपका इतिहास शुरू करना है। आपका चार्टर एक्ट 1833 की धारा 40 थी, जिसमें ये कहा गया था कि भारत में जो प्रचलित कानून हैं उनकी परीक्षा करने के लिए और उनमें संशोधन का सुझाव देने के लिए एक लॉ कमीशन बनेगा, एक विधि आयोग का गठन होगा। ये 1833 के चार्टर एक्ट की धारा 40 में प्रावधान था। इस एक्ट की धारा 40 का सहारा लेकर 1834 ईस्वी में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, प्रथम विधि आयोग बनाया गया और प्रथम विधि आयोग में सबसे पहले अध्यक्ष को नियुक्त किया गया और वह जो अध्यक्ष बना वह था लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। भाई अध्यक्ष बनाया गया। तत्पश्चात आपका अध्यक्ष के बाद इस अधिनियम की धारा 53 के तहत बाद में 3 सदस्यों की नियुक्ति की गई, आपका मिलेट, एंडरसन और मैक्लियोड। और इस आयोग को ये कार्य सौंपा गया कि आप एक आईपीसी का या भारत के लिए आपराधिक विधि का खाका, ड्राफ्ट, मसौदा, प्रारूप या तैयार करिए और तैयार करके तत्कालीन अंग्रेजी सरकार को दीजिए। इनका कार्य सौंपा गया। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन यहाँ बना। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बने भाई। 4 क्वेश्चन निकालना है। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया। ये आ चुका है क्वेश्चन। तो बताइए किस चार्टर एक्ट के तहत फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किया गया। तो 1833। भाई 33 मारिएगा। किस चार्टर एक्ट के तहत। दूसरा क्वेश्चन बना है प्रथम विधि आयोग का गठन किस सन में किया गया। तो बताइए कौन सा सन मैं लिखा हूँ, 1834। ये दूसरा आ चुका है जे में भाई 1834। अगला क्वेश्चन आइए। प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया, आपका अगला क्वेश्चन आया उसका अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। और कितने सदस्य नियुक्त किए गए, 3। अब यहाँ क्वेश्चन फिर बना कि प्रथम विधि आयोग में कुल कितने लोग थे। तो कुल 4 लोग थे। अध्यक्ष सहित पूछे तो 4 मारिए और अध्यक्ष रहित पूछे तो 3। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन यहीं से निकाल रहे हैं। अभी 4 ही शब्द बताया गया, 4 क्वेश्चन निकाला गया। प्रथम विधि आयोग में कौन भारतीय सदस्य था। तो आप लोग बताइए क्या कोई भारतीय दिख रहा है, नहीं। तो इनमें से कोई नहीं मारिएगा। कौन भारतीय सदस्य था प्रथम विधि आयोग में, कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीसी का निर्माण शुद्ध रूप से भारतीयों से कोई सहयोग न लेकर
शुद्ध रूप से किसने बनाया था? अंग्रेजों ने। अब अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? और देखिए यहीं आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत होगा, साल में भी गलत दिया है, इसको सुधार कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन ये बना है, ये क्वेश्चन एचजेएस में बना था और जब हाई कोर्ट ने साल निकाला उस आधार पर मैं बता रहा हूँ। और जो साल पेपर दिए हुए हैं कई जगह वहाँ गलत भी ये आंसर दिया है। अगला क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो जब किसने पूछे तो आप लॉर्ड मैकाले, क्या मारेंगे? पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। और जब आपका क्वेश्चन हल्का सा घुमा दे कि आईपीसी का ड्राफ्ट किस विधि आयोग ने तैयार किया था, तो अगर लॉ कमीशन पूछे तो फर्स्ट लॉ कमीशन, यानी कि प्रथम विधि आयोग। ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, गलत ना हो, फिर हम बता रहे हैं, कोरिलेट भी हमें करते रहना है। आपका पहले ड्राफ्ट पर कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा भाई। आईपीसी का ड्राफ्ट करता कौन थे? तो मैकाले। बिहार जे में जो इस बार बना साक्ष्य अधिनियम के ड्राफ्ट करता कौन थे? तो स्टीफेन, सर जेम्स फिटजेम्स स्टीफेन। स्टीफेन ने किसका ड्राफ्ट तैयार किया? तो आपका एविडेंस का। और संविधान का, भारत के संविधान का ड्राफ्ट बीएन राव ने, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव ने तैयार किया। तो जब भी ड्राफ्ट पढ़िए 3 एंगल से पढ़िए, मैं फिर बता दूं कितने एंगल से? 3। अब आइए लॉ कमीशन पर आया जाए। आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो प्रथम विधि आयोग की सिफारिश पर। दूसरा क्वेश्चन, अब 3 विधि आयोग भी साथ साथ तैयार रखना है। सेकेंड लॉ कमीशन की सिफारिश पर सीपीसी का निर्माण हुआ और थर्ड लॉ कमीशन की सिफारिश पर आपका निर्माण जो हुआ टीपीए का। तो 3 क्वेश्चन आपका साथ में तैयार प्रारूप पर हुआ और 3 क्वेश्चन लॉ कमीशन पर। फिर बैक होकर देखिए, आपका मैकाले संहिता किसे कहा जाता है? तो आईपीसी का उपनाम है मैकाले संहिता, क्योंकि इसी ने बनाया। अब ये पूछ दे कि स्टीफेन की संहिता किसे कहा जाता है? तो एविडेंस मार्क पूछा नहीं गया है, लेकिन नया क्वेश्चन आ सकता है। आज तक मैकाले संहिता तो पूछा गया है, लेकिन आपका एविडेंस में नहीं पूछा है। अगर एविडेंस में पूछ ले कि स्टीफेन की अधिनियम कौन कहा जाता है, स्टीफेन का एक्ट कौन कहा जाता है, तो आप एविडेंस मार कर आइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। देखिए आपका, यानी कि 4 लोगों को अब आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन हो गया। यानी कि लॉर्ड मैकाले और इनकी टीम को काम सौंपा गया कि आप कह सकते हैं कि आप एक मॉडल बनाइए, खाका बनाइए आपका आपराधिक विधि का। लॉर्ड मैकाले और टीम ने बहुत तेजी से कार्य किया और इतना तेजी से कार्य करते हुए आपका 1834 के बाद 1837 ईस्वी में एक मॉडल, खाका, प्रारूप या ड्राफ्ट या मसौदा तैयार करके अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया। और अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया किस सन में? 1837। तत्पश्चात आपका जो लॉर्ड मैकाले ने मूल ड्राफ्ट बनाया था, मूल संहिता बनाई थी, उसमें 488 सेक्शन था। ये इंटरव्यू में पूछा गया भाई कि जो आईपीसी का मूल प्रारूप लॉर्ड मैकाले ने बनाया था उसमें 511 धाराएं उसने नहीं रखे थे। कितने रखे थे? आपका 488,
यानी कि 488। ये इंटरव्यू में आ चुका है क्वेश्चन। अब लॉर्ड मैकाले ने जो ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को चेक करने के लिए या उस ड्राफ्ट के रिवीजन के लिए या उस ड्राफ्ट की परीक्षा के लिए या उस ड्राफ्ट को चेक करने के लिए एक पुनरीक्षण कमेटी बनी, एक आपका रिवीजन कमेटी बनी। और अंग्रेजी सरकार ने रिवीजन कमेटी में कई लोगों को रखा, जिसमें बर्नेस पिकाक का नाम महत्वपूर्ण है, यानी कि कई लोगों को उस कमेटी में रखा गया। कमेटी का मुख्य कार्य ये था कि लॉर्ड मैकाले ने जो प्रारूप तैयार करके भेजा है, उस प्रारूप पर आप विचार करिए और उसमें जहाँ कमी हो उसको बताइए, जहाँ कुछ जोड़ना हो उसको बताइए और घटाना हो उसको बताइए। अब तुरंत इस क्वेश्चन को साथ आपका भारतीय संविधान में थोड़ा दिमाग लगाना है। भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट या नमूना या मॉडल या एक रफ आइडिया कहा जाता है, किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। और इस नमूने की परीक्षा के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अध्यक्षता में एक ड्राफ्ट कमेटी बनी थी, जो इस ड्राफ्ट में कहाँ संशोधन करना है, किस चीज़ को हटाना है, किसको जोड़ना है, ये कमेटी काम करती। तो फिर IPC पर बैक हो जाइए। लॉर्ड मैकाले ने एक खाका बना दिया और उस खाके में संशोधन, परिवर्तन या कुछ हटाना, कुछ जोड़ने के लिए एक रिवीजन कमेटी बनाई गई। रिवीजन कमेटी भी काम की और काम करने के बाद रिवीजन की और उसमें धाराएं जोड़ दी और कितनी धाराओं को कहा कि रखा जाए, अब 5 से 11, और कुछ बातें क्या की और जोड़ दी, तभी तो धारा बढ़ी। ये इंटरव्यू के लिए तैयार रखिएगा, पूछा गया लॉर्ड मैकाले जब बनाया था कितनी धारा का बनाया, और जब रिवीजन कमेटी भेजी सरकार को तो कितनी धाराओं का प्रारूप भेजी? 5 से 11। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुनरीक्षण या रिवीजन भी हो गया। अब रिवीजन के बाद जब रिवीजन कमेटी ने अंग्रेजी सरकार को ड्राफ्ट सौंप दिया, तो कानून बनाने का कार्य अब अंग्रेजी सरकार का था, चाहे वह कानून बनाए या न बनाए। तो देखिए उस समय कानून कैसे बनते थे। ये इतना होते होते आपका 1860 आ गया था, यानी कि ये बात होते होते कहाँ पहुँच गया था मामला? 1860 में, यानी कि 1834 से शुरू हुआ और IPC के निर्माण में बहुत समय लगा, एक दिन में नहीं बन गई। 1834 से शुरुआत हो गई खाका बनाने इत्यादि की, और उसके बाद सब करते करते कौन डेट आ गई? 6 अक्टूबर 1860। अब उस समय कानून कैसे बनते थे, थोड़ा ये देखिए। गवर्नर जनरल की परिषद या काउंसिल होती थी, और ये जो परिषद होती थी यह विधेयक पास करती थी, और जब विधेयक पास हो जाता था तो जो गवर्नर जनरल होता था उस पर अपना हस्ताक्षर कर देता था, और जिस तारीख को वह अपनी अनुमति प्रदान करता था, हस्ताक्षर करता था, साइन करता था, उस तारीख को वह कानून बनकर तैयार हो जाता है। यानी कि इसी तारीख को हम दूसरी भाषा में कहते हैं निर्माण की तिथि या अधिनियम बनने की तिथि या संहिता बनने की तिथि। याद रखिएगा, जिस तारीख को अनुमति प्रदान की जाती है वही तारीख उस कानून के निर्माण की डेट होती है या अधिनियम बनने की डेट होती है। संहिता है तो संहिता बनने की डेट होती है, और फिर आपका
कैसे कानून बनते थे ये समझना है। फिर एक बार देखिए भाई, अब जो गवर्नर जनरल, जैसे कि हमारे वर्तमान समय में लोकसभा राज्य, फिर वर्तमान समय में आइए तब इसको बताया जाए वर्तमान से जोड़कर। वर्तमान समय में कानून भारत में कैसे बनता है संघीय स्तर पर, इसको थोड़ा गौर से समझिए। सबसे पहले एक बिल या विधेयक या मसौदा आपका चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये जो विधेयक या मसौदा या बिल प्रस्तुत किया जाता है, ये अनुच्छेद संविधान के 107 के तहत किया जाता है। यानी कि वर्तमान हम पहले बता रहे हैं और तब भूतकाल बताएंगे। अभी वर्तमान पहले जान लीजिए। यानी कि अनुच्छेद 107 के तहत मान लीजिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया, तत्पश्चात आपका लोकसभा ने विधेयक को पास कर दिया, ये अनुच्छेद 107 है भाई। तब उस विधेयक को किसको भेजा जाता है? राज्यसभा को। और अगर राज्यसभा ने पास नहीं किया या पास तो किया लेकिन कुछ संशोधन कर दिया, तो ऐसी दशा में अब पुनः लोकसभा में जाएगा, दौड़ता रहेगा। तो इसके लिए एक उपाय है भाई, ज़्यादा विधेयक को न दौड़ाया जाए। इसके लिए उपाय है कि अगर एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा सदन उस पर रजामंद नहीं है, संशोधन चाहता है, तो सरकार के पास एक विकल्प है ज्वाइंट सिटिंग का या संयुक्त बैठक का। और अनुच्छेद 108 के तहत आपका संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ये बैठक राष्ट्रपति बुलाता है ज्वाइंट सिटिंग किस अनुच्छेद के तहत, लेकिन अध्यक्षता पूछा जाता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो संयुक्त बैठक मान लीजिए नहीं बुलाई गई, वो अलग बात है। लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, जब दोनों सदनों से पास हो गया या संयुक्त बैठक से ही पास हो गया, तब अनुच्छेद 111 के तहत, अनुच्छेद 111 के तहत वह एसेंट के लिए, अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के पास। और जैसे ही भारत का प्रेसिडेंट उस पर अपनी अनुमति दे देता है, एसेंट दे देता है, वैसे ही वह जो विधेयक था, अब विधेयक नहीं कहलाता, अधिनियम कहलाता है। यानी कि वह जो इंग्लिश में बिल था, अब किस में कन्वर्ट हो गया? एक्ट में। यानी कि जैसे ही राष्ट्रपति ने क्या किया? साइन किया या अनुमति प्रदान की, अपना मुहर लगा दिया, वैसे ही वह कानून बनकर तैयार हो गया। और जिस डेट को राष्ट्रपति साइन करते हैं, वही डेट उस कानून के अधिनियम बनने की डेट या अधिनियमन की डेट, एक्ट बनने की डेट, कोड बनने की डेट, निर्माण की डेट होती है, या बनकर कानून क्या हो गया? तैयार। अब वहीं आपका आईपीसी पर गौर करिए और तब 3-4 कोरिलेट भी करना है। निर्माण की तिथि या अधिनियम कब बना? आजकल ऐसा पूछ रहा है, निर्माण की तिथि नहीं, अधिनियमित कब हुआ। अधिनियमित अगर कहीं भी आए, दिमाग में बैठा लीजिए, चाहे उत्तराखंड पुलिस अधिनियम आए, चाहे सीआरपीसी आए, चाहे एविडेंस आए, चाहे एविडेंस आए, और चाहे आपका आईपीसी आए, और चाहे संविधान आए, सबका आज हम अधिनियमन की तारीख बता देंगे। यानी कि किस तारीख को यह अधिनियम बना, अधिनियमित हुआ। एक जगह तैयार रखिए। और ये क्वेश्चन आजकल वर्तमान समय में पूछा भी जा रहा है। पहले निर्माण कराया जाए आईपीसी का। तो जो लोकसभा और हमारी राज्यसभा है, आपका कह सकते हैं कि इसके पैरल जो था, वह आपका उस समय गवर्नर जनरल की परिषद थी।
और जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं तो उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे, यानी कि या वायसराय कोई भी कहिए, गवर्नर जनरल या वायसराय हुआ करते थे। और वे लोग जिस तारीख को अनुमति दे देते थे उस तारीख को वह कानून बनकर क्या हो जाता था, तैयार। अब आइए बनवाया जाए कानून। तो गवर्नर जनरल की परिषद ने 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी को इस कानून को पास कर दिया। जैसे लोकसभा राज्यसभा अब दो हैं, लेकिन उस समय एक थी, कौन, गवर्नर जनरल की परिषद पास कर दी। और उसी तारीख को फिर याद रखिए, यानी कि किस तारीख को, 6 अक्टूबर 1816 को ही तत्कालीन गवर्नर जनरल, ये भी पूछा जाता है, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ने, यानी कि तत्कालीन गवर्नर जनरल किसने, लॉर्ड कैनिंग ने इस संहिता पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि शाम को, जैसे कि दिन में पास कर दिया परिषद ने, शाम को गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, साइन। तो ये जो गवर्नर जनरल जिस तारीख को हस्ताक्षर किया है, यही जो तारीख होती है किसी भी कानून की, याद करिए, ये निर्माण की तिथि होती है। अर्थात इसी को एक्ट बनने या कोड बनने की तिथि। और तमाम आपका गाइडों में दिया है किस दिन अधिनियमित हुआ, किस दिन संहिता हुई। तो भाई किस दिन संहिता हुई, डेट वाइज याद रखना है। तो किस तारीख को हुई, 6 अक्टूबर किस 1860। आईपीसी पर किस गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर किए थे, अनुमति प्रदान की थी, बताइए, लॉर्ड कैनिंग। किस तारीख को, तो निर्माण की तारीख क्या हो गई, 6 अक्टूबर 1860। अब जितने कानून हैं यही तरीका है कम समय में ज़्यादा पढ़ने का। जितने एपी और जीएस के कानून हैं सबका हम देखिए लिखवा भी देंगे भाई आपका लिखवाते समय, लेकिन सबका एक जगह एकत्र कर लेना है। तो उत्तराखंड पढ़ चुके हैं, तो बताइए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पर राज्यपाल ने किस तारीख को अपनी अनुमति प्रदान की, तो 2 जनवरी 2008। तो उत्तराखंड पुलिस एक्ट अधिनियमित कब हुआ, तो अधिनियमित कब हुआ, जिस तारीख को राज्यपाल ने क्या प्रदान की, अनुमति। तो क्या मारेंगे, 2 जनवरी 2008। अब संविधान देख लीजिए, संविधान अधिनियमित कब हुआ, अधिनियम कब बना, ये तो संविधान के उद्देशिका में ही लिखा है। और एक डेट लिखी है कि हम भारत के लोग इस संविधान को 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान कब आपका माने निर्माण हुआ, तो डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1949। इसी प्रकार आपका आईपीसी बता ही दिया गया है। अब 2 कानून और बचा, 3 कानून गौर करते हैं। सीआरपीसी बचा, दूसरा साक्ष्य अधिनियम बचा, और तीसरा आपका यूएनओ भी पढ़ रहे हैं, तो ये भी अब कोरिलेट करके एक और चला जाए। जो सीआरपीसी कब अधिनियमित हुई, तो आपका देखिए 25 जनवरी है क्या, 25 जनवरी 1974। सीआरपीसी का निर्माण 25 जनवरी आपका 1974 को हुआ, 25 जनवरी 1974। एविडेंस आपका जो आपका बना 15 मार्च 1872। एविडेंस का जो निर्माण हुआ वो 15 मार्च 1872 को। और आपका यूएनओ जीएस में पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब अधिनियमित हुआ,
तो आप लोग डेट वो याद रखिए जिस तारीख को 50 देशों ने क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर साइन, 26 जून 1945। भाई डेट याद रखिए। यूएनओ कब अधिनियम बना, 26 जून 1945। और लागू कब स्थापना हो गई, तो 24 अक्टूबर। लेकिन अधिनियम कब बना अलग। अब किसी को कोई समस्या हो तो भाई बताइए, क्योंकि निर्माण हो गया। अब निर्माण के बाद आपका, अब निर्माण हो गया तो इस कानून में कुल 23 अध्याय हैं, आपका 511 धाराएं हैं। लेकिन निर्माण के बाद अब कानून को लागू कराया जाता है, तो लागू कराने के कुछ नियम है। ध्यान से अब देखिए उदाहरण। हाँ क्या, नहीं इतना पर्याप्त है, अभी 5 ही जानिए, ज्यादा नहीं, इतना याद करिए। अगला देखिए भाई आपका, देखिए फिर एक उदाहरण से लेकर चलना पड़ेगा। आपका उदाहरण भोजन का दिया जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ से जाएंगे और कुकर में एक ही बार दाल चावल चोखा बना देंगे। यानी कि आपका चावल बैठा दिए, दाल बैठा दिए, 2 आलू बैठा दीजिए, उधर सीटी लग रही है कुकर में, और आपका इधर प्याज और टमाटर कट रहे हैं। भाई ज़्यादा लोग यही करते हैं सुबह के बेला में, शाम को विधिवत बनाते हैं, जो भी टंगरी उंगरी बनानी हो, यानी कि जो भी आपका बनाना हो वो अलग बात है। तो सुबह के बेला में तो क्या तुरंत खा लेते हैं खाना बनने के बाद, नहीं, आपका हाथ मुंह धुलते हैं। उसी में कहीं से फ़ोन आ गया तो आजकल अच्छा उपाय है कि ईयरफोन ब्लूटूथ लगाए रहिए, खाना बनाते रहिए, ध्यान फ़ोन पर रखिए, भले रोटी जल जाए, यानी कि भले 4 जगह की जगह 10 सीटी लग जाए, चावल जलेगा चल जाएगा, लेकिन फ़ोन कटना नहीं चाहिए। आजकल का सिद्धांत है 50% लोगों का। आपका हम तो फ़ोन ही नहीं जल्दी उठाते, अब बाद में रात में करते हैं फ़ोन, भाई उसमें भी कभी काल छूट भी जाता है। दिक्कत है कि पढ़ाते समय दिमाग बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। अगर 1 सेकंड भी हमारा दिमाग इधर से उधर कहीं गया तो निश्चित तौर पर या तो केस गलत बोल देंगे या धारा उलट पुलट जाएगी। और चूंकि भाई आपका सोशल मीडिया पर भी जा रहा है, तो अब एक बार जब एक लेक्चर में गलती हो गई तो उसको वापस करना मुश्किल रहता है और तमाम शिकायतें आने लगती हैं। नहीं तो बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए जाते थे और उदाहरण की संख्या कम कर दी गई है। नहीं तो हम ऐसे नहीं पढ़ाते थे, बहुत एक कानून पर एक उदाहरण, एक धारा पर एक उदाहरण, और उदाहरण ही याद रखते थे लोग और उसी से आपका काम चल जाता था। तो फिर बैक हो जाइए, खाना आप बना रहे हैं, खाना बनकर तैयार हो गया, आपने गैस बंद कर दिया तो क्या तुरंत खा लेते हैं, हाथ मुंह धो लेंगे, 5-10 मिनट क्या देते हैं समय। तो अब तुरंत दिमाग अब कानून पर लगाइए। जब कोई कानून बनकर तैयार हो जाता है, यानी कि अधिनियमित हो जाता है, तो डेट याद रखिए, आईपीसी के अधिनियमन की तारीख, संहिता बनने की तारीख क्या है, 6 अक्टूबर 1860। तो ऐसी दशा में कानून तुरंत लागू नहीं किया जाता, उसके लिए कुछ नियम कायदे हैं। नियम कायदे ये है, पहला कि उस कानून का नोटिफिकेशन किया जाए, प्रकाशन किया जाए, यानी कि उसे प्रकाशित किया जाए, या तो समाचार पत्र में या सरकारी समाचार पत्र में, अब तो इंटरनेट पर आ जा रहा है, या इंटरनेट पर प्रकाशित किया जाए। जब तक कानून को प्रकाशित नहीं किया जाता और तब तक कानून को लागू करना संभव नहीं है। और ये बात हमारे उच्चतम न्यायालय ने, बिहार के लिए क्वेश्चन बनता है जे में, हरला वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, केस याद रखिएगा, हरला बनाम राजस्थान राज्य के वाद में हमारे उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट बता दिया कि बिना प्रकाशन के कानून को लागू करना अवैध होगा। अब फिर आईपीसी पर बैक होइए भाई, अब आईपीसी का पहले प्रकाशन होगा तभी तो लागू करेंगे। तो प्रकाशन भी
भाई जे में तो नहीं पूछा गया, लेकिन यूपीएसआई में एक बार प्रकाशन तिथि पूछ दी गई कि कहाँ प्रकाशित हुआ। तो आप भाई यूपीएसआई से आगे बढ़कर आपको पढ़ना है। आइए, 13, 17 और आपका 20, यानी कि 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर 1860 को कलकत्ता गजट में, यानी कि बंगाल में जो पेपर आता था, उस कलकत्ता गजट में इसे प्रकाशित किया गया। अब आप कहेंगे कि भाई 3 बार प्रकाशित किया गया, तो अब उस समय इतना बड़े बड़े समाचार पत्र तो थे नहीं कि 100 पेज का छाप दिया जाए। उस समय समाचार पत्र क्या निकलते थे 1860 में, छोटे। तो भाई 511 धाराओं को शब्दशः छापना था। तो ऐसी दशा में कितने पार्ट में छापा गया? 3, यानी कि 3 पार्ट में इसे प्रकाशित किया गया। और एक डेट निर्धारित की गई कि इस कानून को 1 मई 1861 को लागू किया जाएगा, याद रखिए। लेकिन 1 मई 1861 को लागू नहीं किया जा सका। आखिर क्यों नहीं इस डेट को लागू किया गया, क्यों टाल दिया गया और 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया? तो इस बीच में थोड़ा इतिहास हल्का सा देखिए भाई, हल्का सा ही देखिए। जब कानून बन गया, चूंकि भारत के लोगों के लिए बिल्कुल नया कानून था और सब कुछ नई नई बातें थी, अतः अंग्रेजी सरकार ने ये किया कि जितने वरिष्ठ अधिवक्ता थे सबको एक एक प्रति फ्री में भेजा गया। जितने न्यायाधीश थे सबको दिया गया। जो वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस वाले थे उनको भी छपवा कर सभी थानों में एक एक कॉपी भेजी गई। और ये हुआ कि पहले इस कानून का खूब प्रचार प्रसार करिए, ताकि आम जनता अब जान जाए कि अंग्रेजों द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया है, और तब आपका इसको लागू किया जाए। इसीलिए डिले हो गया, यानी कि लागू करने में इसलिए डिले हुआ कि आम जनता इस कानून से क्या हो जाए, परिचित। अब अगला नियम आइए। तत्पश्चात 1 जनवरी 1862 ईस्वी को ये कानून भारत में लागू कर दिया गया, लेकिन एक राज्य में आपका लागू नहीं किया गया, ये भी याद रखिए। और वह राज्य कौन था? जम्मू कश्मीर राज्य। फिर एक बार समझिए, ये कानून भारत में 1 जनवरी 1862 को लागू कर दिया गया। तो यहाँ जो क्वेश्चन बनता है कि आईपीसी के प्रवर्तन तिथि बताइए, आईपीसी का इन्फोर्समेंट डेट बताइए, आईपीसी कब से प्रारंभ हुई, कब से आरंभ हुई, अब कब से लागू हुई। तो किस तारीख से लागू हुई? 1 जनवरी 1862। तो यही तरीका है पढ़ने का। जैसे ही आप पढ़े कि आईपीसी इस तारीख को लागू हुई, तो जो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम हम बताएंगे किस तारीख को लागू हुआ, फिर साक्ष्य अधिनियम रट डालना है, फिर संविधान भी रट डालना है, और एक आपका एपीओ में क्या बचा? सीआरपीसी। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो 19 मार्च 2008। भाई कई गाइडों में ये भी क्वेश्चन आंसर गलत दिया है। कई पत्रिकाएं आप खरीदेंगे तो एक दो लोग बता भी रहे थे, उसमें 4 जनवरी 2008 दिया है। 4 जनवरी को तो ये प्रकाशित हुआ था। तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? 19 मार्च 2008 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 सितंबर 1872। और सीआरपीसी 1 अप्रैल 1974। तो तुरंत आ जाइए, आपका आईपीसी कब लागू हुई? तो 1 जनवरी 1862। जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं था। जम्मू कश्मीर के बारे में 2 मिनट जानना है। जम्मू कश्मीर में जो लागू था कानून,
उसका नाम था रणवीर दंड संहिता। याद रखिए क्या नाम था, रणवीर दंड संहिता। अभी तक लागू ही था, लेकिन मोदी सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेला, अनुच्छेद 370 में संशोधन किया। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, न राज्य रहेगा और न आपका कानून रहेगा, तो राज्य का दर्जा ही समाप्त कर दिया और संघ शासित प्रदेश बना दिया। संघ शासित प्रदेश बना दिया और तमाम विशेषाधिकार छीन लिया गया। और उसके बाद भारत के तमाम कानून अब जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अब सीपीसी भी लागू है, सीआरपीसी भी लागू है, एविडेंस भी लागू है, आईपीसी भी लागू है। तो बस एक लाइन में डेट याद रखना है, 31 अक्टूबर 2019। फिर याद रखें, यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को आईपीसी जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू कर दी गई। तो इस प्रकार आपका एक इतिहास बताया गया कि कैसे आईपीसी का निर्माण हुआ। अब अगली जो सामान्य बातें हैं हम उसको देखते हैं और एक एक करके सामान्य बातों को निपटाया जाए। आपका देखिए भाई, आपका कुछ नियम कायदे हैं, सामान्य बातें हैं, उसको हम देखते हैं। पहला जो हम उठाते हैं बड़ा छोटा से, तो पहला को अगला क्वेश्चन ये बन सकता है, एक एक छोटी छोटी बातें बताई जा रही हैं कि आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय कौन है। तो अध्याय 17 मार्क कराइएगा, 17 आपका संपत्ति के विरुद्ध अपराध। और सेक्शन पूछे तो 378 से लेकर 462 तक, यानी कि 378 से लेकर 462। और हो सकता है कि मॉडल उत्तराखंड में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एविडेंस इत्यादि में, सबसे छोटा अध्याय पूछे तो आप अध्याय 23 मारिएगा और धारा एक ही है, 511 अंतिम धारा। इसके बाद आपका आईपीसी में टोटल 23 अध्याय हैं, 511 धाराएं हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आया कि आईपीसी कैसा ला है। देखिए अब यहाँ कैसा ला, ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, एविडेंस में बना था, थोड़ा अच्छे से इसको जानिए भाई। छोटी छोटी बातें अभी बताई जाती हैं शुरुआती दौर में। देखिए कानून तीन प्रकार के होते हैं, याद रखिए। एक होता है जनरल लॉ, यानी कि साधारण या सामान्य विधि, या इसी को हम साधारण भी कहते हैं, साधारण या सामान्य। एक होता है विशेष या स्पेशल लॉ, और तीसरा होता है लोकल लॉ, यानी कि स्थानीय विधि। विशेष विधि की परिभाषा हम देखेंगे आईपीसी की धारा 41। स्थानीय विधि की परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे आईपीसी की धारा 42 में। लेकिन जो आपका साधारण विधि है, जनरल लॉ है, सामान्य विधि है, ये कहीं परिभाषित नहीं। अब देखिए आपका इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन आया है और अभी कहीं एविडेंस में ये क्वेश्चन बना था। अब कहाँ बना था याद नहीं आ रहा है, 1 साल के अंदर ही बना था। तो फिर एक बार अच्छे से इसको जानिए। आईपीसी आपराधिक मामलों की कैसी विधि है। आपका ऑप्शन देगा सामान्य या साधारण, विशेष, स्थानीय, इनमें से कोई नहीं, या उपर्युक्त सभी दे देगा। तो भाई बिल्कुल घबराना नहीं है। आप क्या मारेंगे, आईपीसी कैसी विधि है आपराधिक मामलों की, एक जनरल लॉ है, सामान्य विधि है। अब आप कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि सामान्य है। तो सबसे पहले कानून का प्रियम्बल देखा जाता है, और जब आप आईपीसी शुरू करेंगे तो देखिए सेक्शन 1 शुरू होने के पहले एक उद्देशिका या प्रस्तावना या प्रियम्बल दिया गया है, और स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में धारा 1 के ऊपर जो लिखा है स्पष्ट रूप से वहाँ
आईपीसी को कैसी विधि लिखा गया है, तो आपराधिक मामले की साधारण या जनरल या सामान्य। यानी कि हम अपने मन से नहीं बताए, ये तो आपका बेयर एक्ट में जब सेक्शन 1 शुरू होगा उसके पहले ऊपर वाली लाइन देखिए, स्पष्ट लिखा गया है। अब दूसरा क्वेश्चन आया कि अगर आपराधिक मामलों की आईपीसी सामान्य विधि है, इसका मतलब क्या हुआ, तो मतलब भी जानना है। इसका मतलब ये हुआ कि सामान्यतः जितने भी आपराधिक मामले हैं या जो अपराध हो सकते हैं, लगभग सभी अपराधों को इस कानून में क्या कर दिया गया है, पिरो दिया गया है। पिरो दिया गया माने रख दिया गया है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब लॉर्ड मैकाले या प्रथम विधि आयोग इसका खाका बना रहा था, तो उसने प्रयास किया कि जितने संभव अपराध हैं सभी को एक ही कानून में समाहित कर दिया जाए, और इसीलिए इतना बड़ी भी आईपीसी हो गई, और इसीलिए यह एक स्पेशल ला न होकर कैसा ला है, साधारण। दूसरा ये, अब स्पेशल ला एक होता है, एक लोकल ला। स्पेशल ला का मतलब कि किसी पर्टिकुलर विषय पर बनाया गया कानून। अब दो चार पर्टिकुलर विषय देखा जाए, जैसे कि भ्रष्टाचार पर अलग कानून बन जाए, पर्यावरण पर बन जाए, जीव जंतुओं पर बन जाए, या एससी एसटी के लिए अलग कानून बन जाए, बालकों के लिए अलग कानून बन जाए, तो ये सब कानून कैसे कहे जाते हैं, स्पेशल या विशेष। और लोकल का मतलब सभी लोग जानते हैं कि ये लोकल हैं। लोकल यानी कि पूरे भारत के लिए नहीं, भारत के किसी राज्य क्षेत्र के लिए। जैसे कि आप केवल इलाहाबाद के लिए कानून बन गया, केवल यूपी के लिए बन गया, केवल बिहार के लिए बन गया, तो ये कौन सा कानून कहलाता है, लोकल या स्थानीय। अब एविडेंस एक विशेष विधि है, साधारण न मार दीजिएगा। एविडेंस कैसे विधि है, क्यों हम विशेष बताएं, क्योंकि ये विशेष विषय पर बनी है। तो विशेष विषय क्या है, साक्ष्य। यानी कि विशेष विषय क्या हो गया, एविडेंस। अतः साक्ष्य अधिनियम साधारण विधि नहीं है, बल्कि कैसी विधि है, स्पेशल। अगला देखा जाए भाई एक एक नियमों को। अब जो अगला नियम आपका बनता है, यानी कि जो आपको आगे पढ़ना है, इसमें आपका कह सकते हैं कि बड़ा छोटा हो ही गया। अगले नियमों को देखा जाए। जब लॉर्ड मैकाले आईपीसी बना रहा था, तो वह किस देश के कानून से सहायता लिया, तो आयरलैंड। याद रखें, किस देश से, आयरलैंड। अगला क्वेश्चन जो अभी आपका मैंने पूछा भी गया था, आपका झारखंड एपीओ में, फिर याद रखिए कि सबसे कम कारावास का दंड, यानी कि सबसे कम इम्प्रिजमेंट का दंड किस सेक्शन में है। तो मैं पुलिस एक्ट पढ़ाते समय भी बताया था और फिर बता रहा हूँ, 510। यानी कि आईपीसी की धारा 510 में सबसे कम कारावास का दंड दिया गया है 24 घंटे का कारावास की सजा या 10 रुपया जुर्माना, या दोनों। फिर याद रखिएगा, सबसे कम कारावास का दंड कहाँ दिया गया है, कोई पूछ ले तो कहाँ है, 510। कितने घंटे का कारावास, 24 घंटे, या जुर्माना कितना, 10 रुपया, या दोनों। इसको हम बताते हैं दोनों का मतलब अभी भाई। अब 510 में है क्या, ये समझिए। मत व्यक्ति द्वारा आपराधिक औचार, यानी कि कोई व्यक्ति नशे में चूर है और सार्वजनिक स्थल पर औचार करता है, मिसकंडक्ट करता है, यानी कि रोड पर जा रहा है, कभी इस रिक्शे वाले पर गिर रहा है, कभी इस साइकिल वाले पर, कभी इस बाइक वाले पर, तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। अब फिर दो बातें याद रखना है।
ऐसे व्यक्ति को पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार करेगी और 24 घंटे से अधिक अभिरक्षा में बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के नहीं रखेगी। मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। तो जब 510 पढ़िएगा तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम भी पढ़ना है और यूपी भी आ रही है, तो यूपी के पुलिस अधिनियम यानी कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34 पढ़नी पड़ेगी। नशे में चूर है तो कौन सी धारा? 34। अगला देखिए भाई, अब दो तीन बातें और जानिए जो हमेशा कंफ्यूज करती रहती हैं। देखिए आपका जो दंड की मात्रा रहती है उसमें थोड़ा देखा जाए। जैसे कि हम एक उदाहरण बता रहे हैं कि 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या करके लिखा रहता है दोनों। पहले इस नियम को कवर करिए। अगर कहीं भी ऐसा शब्द आए कि या तो ये या दोनों, यानी कि इसका एक उदाहरण देखा जाए भाई, आपका सही रहेगा। आईपीसी की धारा 309 उठाते हैं, पॉपुलर धारा है, और आपका अटेम्प्ट टू सुसाइड यानी कि आत्महत्या का प्रयास दंडनीय है। दंड की जो मात्रा है, सिंपल कारावास होगा, सादा कारावास होगा, मैंने काम नहीं कराया जाएगा जेल में, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, ये शब्द लिखा गया है। नियम भाई दिमाग में बैठाइए। जो नए लोग हैं, पुराने लोग तो ज़्यादातर जानते हैं, लेकिन नए लोगों के लिए ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातें आईपीसी शुरू करने के पहले ही बता दिया जाए। अगर ये रहे कि भाई 10 वर्ष, उदाहरण मैं बता रहा हूँ, 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, इसका मतलब ये हुआ कि न्यायालय को ये विवेकाधिकार है, अर्थात न्यायालय के यह इच्छा पर है कि या तो वह कारावास का केवल दंड दे दे, जुर्माना न लगाए, लेकिन कारावास का भी दंड देगा तो अधिकतम सजा कितना दे सकता है? 10 साल, लेकिन 10 साल से कम की सजा भी दे सकता है, चाहे 1 दिन दे, 2 दिन दे, 3 साल दे, 4 साल दे, 5 साल दे, लेकिन कितना से अधिक नहीं दे सकता? 10 साल। भाई 10 वर्ष तक का मतलब कि ये नहीं कि 10 साल, केवल 10 साल या उससे कम की सजा न्यायालय दे सकता है। यहाँ तक कि कानून में कि न्यायालय चाहे तो सदाचार की परीक्षा पर या भर्त्सना करके भी छोड़ सकता है, लेकिन सजा देता है तो अधिकतम कितना दे सकता है? और न्यूनतम 1 दिन भी दे सकता है। दूसरा देखिए, या जुर्माना, अर्थात न्यायालय कारावास की सजा न दे और अभियुक्त पर केवल क्या लगा दे? फाइन, तब भी सही है। या दोनों लिखा है, इसका मतलब न्यायालय का विवेकाधिकार है कि कुछ कारावास की भी सजा दे दे और कुछ जुर्माने का दंड लगा दे। मान लीजिए कि न्यायालय ने 10 वर्ष दे सकता है, न्यायालय 5 वर्ष का दंड दिया कारावास का और 5,000 रुपया जुर्माना लगाया, तो ये सही माना जाएगा, क्योंकि दोनों शब्द लास्ट में लिखा गया है। अब एक और उदाहरण देखिए आपका 309 पे, वर्तमान में जो लिखा गया है, सादा कारावास 1 वर्ष तक का या जुर्माना या दोनों, यानी कि जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है, आपका भाई पूछा भी जाता है जी, जाएंगे समाज में भी, गांव में भी लोग पूछते हैं कि जैसे कि पूछे कि बबुआ क्या कर रहे हो, भाई बबुआ अन्यथा न लिया जाए। अब ये नहीं कि मुलायम और अखिलेश जी से जोड़ लीजिए और बुआ कहा जाए, तो भाई और भी लोगों को कहा जाता है। बबुआ का करत हवा, ऐसे ही पूछा जाता है। ऐसे ही पूछा जाता है का करत हवा बबुआ, तो मुन्ना भाई एलएलबी कर रहे हैं, मुन्ना भाई न लगाइएगा, एलएलबी कर रहे हैं। तो गांव का आदमी यही पूछता है कि बताओ बचवा,
कौन सा ऐसा अपराध है जो कर देने पर कोई दंड नहीं और असफल रहने पर ही दंड है, तो वह सुसाइड है, आत्महत्या है। आत्महत्या कर देंगे तो दंड नहीं मिलेगा और बच गए तो क्या होगा, दंड मिलेगा। यानी कि सफल हो गया कार्य तो कोई दंड नहीं और असफल हो गया तो क्या होगा, दंड मिलेगा। जैसे कि बाबा का उदाहरण, बाबा ने रस्सी लगाकर अब क्या किया वो तो जांच का विषय है, आत्महत्या कर ली तो भाई बाबा को कोई दंड नहीं। लेकिन अगर रस्सी से उतारे जाते और बाबा जिंदा रहते तो दंड पाते और आईपीसी की धारा 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड में जाते और कितना दंड न्यायालय दे सकता था, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब देखिए इसका मतलब फिर समझिए, या तो न्यायालय केवल कारावास का दंड दे दे, 1 दिन दे दे, 2 दिन दे दे, 3 दिन दे दे, लेकिन अधिकतम कितना दे, 1 साल। या न्यायालय कारावास का दंड ही न दे, केवल क्या लगाकर छोड़ दे, जुर्माना। या दोनों लिखा है, यानी कि कुछ कारावास का भी दंड दे दे और कुछ क्या लगा दे, जुर्माना। ये किसके विवेक पर होता है, न्यायालय। ये ऑप्शन होता है। अब यही शब्द बदलेगा अगर बीच में और रहेगा। देखिए आपका और हम लगाते हैं, इसी उदाहरण को चेंज कर देते हैं। देखिए ध्यान से भाई, आपका अगर यही रहे शब्द कि 10 वर्ष तक, कहीं भी कानून में 10 वर्ष तक का कारावास और बीच में एंड या और लिखा रहे जुर्माना, कई जगह बेयरक में ये शब्द मिलेगा दंड में, इसको जानिए। अब अगर कहीं ऐसा लिखा रहे कि 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, इसका मतलब ये हुआ कि अब न्यायालय का विवेक नहीं है। आपका अधिकतम 10 वर्ष तक वह दंड दे सकता है, चाहे 1 दिन दे, 2 दिन दे, 3 दिन दे, ये विवेक है। और चूंकि बीच में और लगा है, क्या लगा है, जुर्माना, इसका मतलब ये हुआ कि केवल दंड ही नहीं देगा बल्कि कुछ न कुछ जुर्माना भी लगाएगा। फिर एक बार समझिए, यानी कि केवल कारावास का ही अब दंड नहीं दिया जाएगा, अभियुक्त पर कुछ न कुछ जुर्माना लगाना अनिवार्य है, क्योंकि बीच में कौन शब्द रखा है, और। तो या रहता है तो जुर्माना विवेकाधिकार, और लिखा रहेगा तो दोनों सजा। चाहे 5 दिन के ही कारावास दीजिए, कारावास देना अनिवार्य है, और लिखा है कि उसी के साथ क्या, जुर्माना, तो चाहे 1 रुपया का जुर्माना लगाइए या 100 रुपये का जुर्माना लगाना भी क्या है, अनिवार्य। इस पर एक अच्छा उदाहरण मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे नहीं, ऐसे तो बताया गया। सबसे अच्छा उदाहरण इसका मिलता है, थोड़ा बहुत देखिए, हल्का सा डिटेल में हम कर देते हैं प्रावधानों को भाई आपका, क्योंकि बार बार आपका आईपीसी की कौन सी धारा आ रही है, 309। 309 बार बार उदाहरण आएगा, तो इसको हल्का सा हम डिटेल में 2 मिनट बता रहे हैं। 309 जब भी पढ़िए तो एक रकम्मा का केस पढ़िए, रकम्मा का केस पढ़िएगा, खूब पूछा जाता है। और जब भी पढ़िए तो 2-3 केस और हैं, उतना हम नहीं पढ़ा रहे हैं। आपका पी रथीनम है, ज्ञान कौर है, तमाम केस हैं, नया भी केस आया, उतना लंबा, बहुत लंबा चला जाएगा। रकम्मा का याद रखिए। देखिए जो 309 में पहले दंड था वो देखिए, 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लिखा गया था। तो एक चनबोरा का केस आया, चनबोरा का केस आया और इसी केस में आपको देखना है। लेकिन सबसे पहले आपका रकम्मा का केस हम निकाल दें। पिछली बार बीएचयू एलएलएम प्रवेश परीक्षा में भी ये बना था, देखिए कैसे आया था। एक औरत दौड़ते हुए कुएं की ओर जा रही थी कि वह कूद कर आत्महत्या कर लेगी, लेकिन कुएं के जाने से पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया। तो ऐसी दशा में उस औरत ने कौन सा अपराध किया, आत्महत्या का प्रयास का अपराध किया कि नहीं।
तो कई लोग मार देंगे किया, किया कि नहीं, नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, फिर समझिए। इसलिए नहीं किया कि अभी भी उसके पास अपने विचार बदलने का मौका था, अवसर था, उसके पास मौका था कि वह किनारे कुएं के पास जाकर कूदने से इनकार कर दे। तो यही बात, ये किस केस में आया, रकम्मा, दंड नहीं दिया गया। अब कुएं में झांक रही है तो झांक रही है, अभी भी मौका है कि वह अपने पैर क्या कर ले पीछे, लेकिन अब कुएं में छलांग लगा दी और पीछे से गए लोग पैर पकड़ लिए, तब अब उसके बस में कुछ नहीं था, वह सब कुछ कर चुकी थी। अगर लोगों ने नहीं पकड़ा रहता तो अब कुएं में क्या हो जाती। तो फिर एक बार याद रखिए, एक औरत दौड़ते हुए कुएं में कूदने जा रही थी, अब बीच में लोग पकड़ लिए, तो रकम्मा का केस है जिसमें कहा गया कि ये कोई अपराध नहीं होगा और आत्महत्या का प्रयास नहीं होगा, ये नहीं कि करा दीजिएगा, क्योंकि अभी भी उसके पास मौका था कि वह क्या कर सकती थी, अपने विचार बदल सकती थी। जैसे जे का फार्म, एक दो उदाहरण इस पर और देखा जाए। मान लीजिए कोई लड़का या लड़की जे का फार्म भरी, क्योंकि यूपी में 4 ही चांस हैं, उसे लगा कि हमारी तैयारी नहीं है, तो जाकर सेंटर से लौट आए, तो प्रयत्न कहाँ किया है भाई, तैयारी है तो किया। फिर सेंटर में अंदर प्रवेश कर गई, क्या कर गया, फिर आपका कॉपी बंटने लगा, कॉपी छोड़कर चले आइए। लेकिन जैसे ही आप कॉपी पर साइन कर दिए और रोल नंबर डाल दिए, अब आपके बस में कुछ नहीं है, भले खाली छोड़कर आइए, आपका एक चांस क्या चला गया, बर्बाद। तो भाई आप फार्म जरूर भरिए, अगर आपको लगे कि हम में क्षमता आ गई है आपका परीक्षा देने की तो दीजिएगा, नहीं तो 1-2 साल एज हो तो इंतज़ार करिए, ज़बरदस्ती टांग न अड़ाइए। लेकिन एपीओ में कोई चांस नहीं है, एपीओ तो सभी लोग भरिए, और भरिए क्या, आपका पानी पिला दीजिए, इतना पढ़िए कि अन्य लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ही, छोटी छोटी बातें, और यही छोटी छोटी बातें आप प्री में सेलेक्ट होंगे और दूसरे लोग क्या हो जाएंगे, बाहर। ये दिल्ली से लेकर दौलताबाद तक प्रसिद्ध है कि मेरिट कौन बढ़ा रहा है, तो मनोज सर। जाकर ट्रेन में बस में सुनिए जब चर्चा हो कि मनोज सर के लड़के ट्रेन मैंने आपका मेरिट बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि आपका इतना कोरिलेट और ये सब पढ़ा दे रहे हैं, इतना रटवा देते हैं मनोज सर कि लड़के 5-10 क्वेश्चन क्या करते हैं, सही भी बात है। बिहार का देख लीजिए, जे का देख लीजिए, यहाँ भी इस बार एपीओ में मेरिट थोड़ा हाई ही रहेगी, क्योंकि जो यहाँ एक बार पढ़ लेगा आपका मेरिट वैसे ही हाई कर लेगा थोड़ा बहुत। तो फिर एक बार देखिए रकम्मा का केस को बैक होया जाए, यहाँ आइए भाई। चनबोरा देखिए, अब 309 सबसे अच्छा मैं उदाहरण इस पर बता रहा, और पर जो आईपीसी की धारा 309 में मूल रूप से लिखा था, वह ये लिखा था कि अगर कोई व्यक्ति अटेम्प्ट टू सुसाइड करेगा तो वह 1 वर्ष तक के कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा। जब बीच में और जुर्माना लगा है, इसका मतलब हुआ कि न्यायालय कुछ न कुछ तो कारावास का दंड देगा और हर हाल में कुछ न कुछ जुर्माना लगाएगा, भले वह जुर्माना 1 पाई का ही हो। अब ये केस आया चनबोरा के केस में, कहा गया कि हजूर कारावास का दंड न दिया जाए, केवल क्या दिया जाए, जुर्माना। तो न्यायालय ने कहा कि जब और लिखा है तो कुछ न कुछ कारावास का दंड देना और कुछ न कुछ जुर्माना लगाना बाध्यकारी है, हमारे बस की बात नहीं। तो बाद में संशोधन किया गया और संशोधन करके यहाँ क्या लिखा गया, या दोनों लिख दिया गया, या में विकल्प मिल गया, या तो न्यायालय कारावास की सजा दे या कारावास की सजा न देकर केवल क्या दे। तो ये बाद में संशोधन किया गया, किस केस में दिए गए निर्णय के बाद, तो वो भी केस याद रखना है, चनबोरा। अगला केस आइए भाई, आपका 309 ये उदाहरण बताया गया, आगे देखिए। जहाँ तक आपका आईपीसी की बात है, आपका अगला जो क्वेश्चन बनता है
संशोधन से बनता है। और पिछली बार यूपीजे में क्वेश्चन बना है यूपी एपीओ में भी क्वेश्चन बना था। यानी कि एक मॉडल जो बन रहा है वर्तमान में भाई संशोधन से बन रहा है। देखिए जो संशोधन से मॉडल बन रहा है वो थोड़ा हम आपको बताएं, क्योंकि ये लोग आपका यही एक दो क्वेश्चन लोग गलत करके आ जा रहे हैं और यही गलतियां क्षम्य नहीं है। देखिए प्रथम संशोधन याद रखिएगा, आईपीसी में प्रथम बार हम संशोधन बता रहे हैं। इसको चार्ट बना लीजिए अच्छे से अलग से, भले ठीक रहेगा। किस कानून में किस सन में प्रथम बार संशोधन हुआ, ये क्वेश्चन आपका यूपी जे में भी आया था और आईपीसी में पूछा गया था। और जो यूपी एपीओ पिछली बार हुआ उसमें एविडेंस में, तो दोनों एक साथ याद रखिए। देखिए हम 4-5 लिख दे रहे हैं। आपका आईपीसी पढ़िएगा, फिर सीआरपीसी, फिर आपका चूंकि उत्तराखंड भी देना है तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम पढ़िएगा, फिर आपका साक्ष्य अधिनियम हम बताएंगे, फिर आपका सीपीसी भी भाई ये कह रहे हैं तो बता दिया जाए थोड़ा, सीपीसी हम बताएंगे। और फिर आपका कह सकते हैं एक संविधान। देखिए तो एपीओ वाले सारे सब्जेक्ट हो गए ना, आईपीसी, सीआरपीसी, साक्ष्य अधिनियम, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। देखिए भाई आपका एक चार्ट बना लेना चाहिए सन वाइज, और आपका निश्चित तौर पे क्वेश्चन भाई बनता है। अगर ये पूछे कि आईपीसी में सर्वप्रथम संशोधन कब किया गया, तो सन वाइज याद रखिएगा। पिछली बार पूछा गया था 1870 ईस्वी में, 1870 याद रखिए। आईपीसी में कब किया गया 18, सीआरपीसी में पूछ तो 1978 में। फिर एक बार समझिए, अगर सीआरपीसी में यही क्वेश्चन पूछे कि प्रथम बार संशोधन कब हुआ, तो क्या मार कर आएंगे 1978। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में पूछ सकता है, तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में सबसे पहला संशोधन 2018 में हुआ है अभी, और शुरुआती दौर में बैरक में दिया भी है। तो कब हुआ उत्तराखंड पुलिस अधिनियम में सर्वप्रथम संशोधन 2018। अगला ये साक्ष्य अधिनियम में एपीओ में आया था 1938, गलत ना हो। यूपी एपीओ में अभी आपका आया भी था कि साक्ष्य अधिनियम में कब संशोधन हुआ, सर्वप्रथम पहली बार तो क्या मारना है ना 1938, और धारा 2 को निरसित कर दिया गया। एक ही आपका सेक्शन 2 जो था उसको क्या किया गया था, निरसित या समाप्त। भाई 1938 याद रखिए, धारा 2 को पूछा गया था एपीओ में। इसके बाद आपका सीपीसी बचा, सीपीसी में 1976 यानी कि 1976 में। और संविधान तो हमें लगता है कि सभी लोग जानते होंगे। प्रथम संविधान संशोधन किस सन में हुआ, 1951, 1951, 1951। भाई अब रट्टा मार कर जाइए, क्योंकि समय अब कम है, और जब समय कम रहता है तो जो ये 2-3 माह का क्लास आपका चलेगा ये अति महत्वपूर्ण होता है। भले आप साल भर न पढ़े हो, लेकिन ये जो 2-3 माह का क्लास रहता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और आप प्रयास करिए कि भाई ये क्लास मिस न हो, और एक एक छोटी छोटी बातें कवर करिए। तो भाई आपका मैंने आज इतना ही पढ़ाया जाएगा। 15 मिनट बाद प्रकाश सर आएंगे। जो लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं या पढ़ रहे हैं तो 15 मिनट का ब्रेक रहेगा, और प्रकाश सर 12:10 या 15 तक आ जाएंगे, कल हमने बता दिया है। वैसे हम प्रयास करेंगे कि भाई 12 बजे से 1 बजे तक जीएस चले, और आपका ताकि 1 बजे तक क्लास ओवर हो जाए, क्योंकि भाई खाना वाना भी लोगों को खाना रहता है, सुबह से ही आते हैं
तो आप पानी उनी पीते रहिए, खाना घर पर जाकर खाइए, टिफिन लाना हो तो टिफिन बम फोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बम न फोड़िए, मैंने टिफिन उफिन ला कर क्या करिए, खा सकते हैं। ब्रेक 15 मिनट का होता है, उतना पर्याप्त है। तभी 12-15 मिनट बाद प्रकाश सर आएंगे, जीएस चलेगा। और आप लोग जीएस भी पढ़िए, क्योंकि जीएस भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे उत्तराखंड एपीओ हो या आपका उत्तर प्रदेश हो।